इतिहास में ना कुछ शासक होते हैं जो अपनी तलवार के लिए जाने जाते हैं और कुछ अपनी सोच के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी पहचान सच पूछिए तो इन दोनों से थी। हम बात कर रहे हैं मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की। और ये कोई छोटी मोटी सोच नहीं थी। ये वो सोच थी जिसने सिर्फ जंग के मैदानों पर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन उनके इस रास्ते में एक ऐसी चट्टान खड़ी थी जिसे तोड़ना मतलब आसान नहीं था, और वो चट्टान थी मैसूर की सल्तनत। देखिए, अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर टीपू ने मैसूर को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बना दिया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, समझ रहे हैं? ये वो ताकत थी जिसका नाम सुनकर लंदन में बैठे अंग्रेज अफसरों के भी माथे पर पसीना आ जाता था। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। कंपनी के अफसरों ने खुद अपनी डायरी में, अपने लेटर्स में लिखा कि भाई जब तक टीपू को हराया नहीं जाता ना, हिंदुस्तान पर कब्जे का सपना अधूरा ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डर सिर्फ बातों में था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार। 3 बार टीपू ने ब्रिटिश सेना के बड़े बड़े हमलों को नाकाम किया था, उन्हें धूल चटाई थी। उनकी स्ट्रेटेजी ही कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों को कई बार उल्टे पांव भागना पड़ा था। लेकिन जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, टीपू की कहानी सिर्फ तलवार और जंग की कहानी नहीं है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। तो चलिए आप कहानी के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो उन्हें अपने जमाने के बाकी राजाओं से मीलों आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, भारत में आधुनिक रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया होगा? जवाब है टीपू सुल्तान। और ये उस जमाने के लिए मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था, यकीन मानिए। और हाँ, ये कोई दिवाली वाले रॉकेट नहीं थे। ये इतने पावरफुल थे, इतने असरदार थे कि जिन अंग्रेजों से वो लड़ रहे थे ना, उन्होंने ही इन डिजाइनों को कॉपी कर लिया। और सबूत चाहिए तो इसका सबूत आज भी लंदन के साइंस म्यूजियम में मौजूद है। जंग के मैदान से हटकर देखें तो टीपू एक ऐसे राज्य का सपना देख रहे थे, उसे बना रहे थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जरा सोचिए, नई नई सड़कें बनवाईं, बुनाई और रेशम के उद्योगों को बढ़ावा दिया, व्यापार के लिए नए रास्ते खोले, और इतना ही नहीं, मैसूर की अपनी खुद की करेंसी और एक पोस्टल सिस्टम तक बना डाला। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो एक दूर की सोचने वाले शासक थे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ जहां टीपू अपने राज्य को संवार रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके दुश्मन एक हो रहे थे, उन्हें मिटाने की एक बड़ी साजिश रच रहे थे। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला था। साल था 1799। अंग्रेज इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ मिला लिया था। सोचिए, मैसूर 3 तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हो गई। लेकिन टीपू ने घुटने नहीं टेके। वो खुद अपनी सेना के आगे खड़े थे, किले की दीवारों पर आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार। कहा जाता है कि जब हार लगभग तय हो चुकी थी तो उन्हें भाग निकलने का मौका दिया गया था, एक सेफ पैसेज। लेकिन एक शेर अपनी जमीन, अपनी माटी छोड़कर कैसे भाग सकता है? उन्होंने भागने से इनकार कर दिया, अपनी प्रजा के साथ खड़े रहने का फैसला किया। उनकी मौत का तरीका ही उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देता है। और उनके जो आखिरी शब्द थे, वो तो जैसे उनकी पूरी शख्सियत को, उनके पूरे वजूद को बस एक लाइन में समेट देते हैं। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और उन्होंने अपनी जिंदगी वाकई उसी एक दिन की तरह जी, एक शेर की तरह। तो सवाल यही है कि हम एक ऐसे लीडर को कैसे याद रखें? एक ऐसा इंसान जिसने गुलामी के 100 साल जीने से बेहतर आज़ादी का एक दिन चुना। आखिर उनकी विरासत है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हम सबके सोचने के लिए छोड़ गया है।